केमिस्ट्री बाय प्रदीप कुमार फॉर 10+2 में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और आज हम इसका पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। हमारे आज के जो टॉपिक हैं वो रहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। तो एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने हेलो इथेन लिया है और हेलो इथेन को हीट कर रहे हैं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है इथीन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसको हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। अब बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, देखिए ये एलिमिनेशन रिएक्शन है कैसे। एलिमिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है रिएक्शन। जैसे हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, यहां से छोटा मॉलिक्यूल क्या बाहर निकल रहा है, HX। अब HX कहां कहां से निकल रहा है, देखिए अल्फा कार्बन के साथ हैलोजन लगा है, यहां से हैलाइड आयन निकलेगा X नेगेटिव, और बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यहां से प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। अल्फा कार्बन हम उस कार्बन को कहते हैं जिसके साथ हैलोजन लगा है, और बीटा कार्बन उसके एडजेसेंट वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो बीटा कार्बन से यहाँ से H पॉजिटिव बाहर जाएगा, कार्बन से X नेगेटिव बाहर जाएगा। तो HX स्मॉल मॉलिक्यूल जो है बाहर हो गया और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है या इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देता है, इसलिए हमारे पास ये इथेन बन रहा है। अब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर गया, इसलिए हम इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और जनरल इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो इस तरह से है। ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है या हेलो एल्केन है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है। ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन का बीटा हाइड्रोजन ये बेस है। ये बेस जो है, ये जो सॉल्वेंट हमने लिया है, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक, तो वहीं से ये बेस, उसी में ये बेस है या उसी का OH नेगेटिव, ये H पॉजिटिव को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, BH बाहर चला जाएगा और यहाँ पे जो हैलोजन है एज ए हैलाइड आयन लिविंग ग्रुप X नेगेटिव, और इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। इसमें हमने यही लिखा है कि जब हेलो एल्केन जिसके पास बीटा हाइड्रोजन है उसको हम हीट करते हैं एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन व्हाट विल हैपन, तो एलिमिनेशन हो जाती है। हाइड्रोजन बीटा कार्बन से जाता है और हैलोजन एटम जो है वो अल्फा कार्बन से जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन बनता है। क्योंकि बीटा हाइड्रोजन एटम इस एलिमिनेशन में इन्वॉल्व हुई है, इसलिए हम इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट विल हैपन इफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अगर किसी एल्काइल हैलाइड में एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन है तो हम उसमें किस तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे या उस रिएक्शन से किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास 2 हेलो ब्यूटेन है, सेकेंड कार्बन के साथ हैलोजन लगा है। इसमें 2 तरह के हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है। इसको अगर हम अल्फा कहें तो एक हमारे पास राइट हैंड साइड में बीटा कार्बन है, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में बीटा कार्बन है। इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं, हाइड्रोजन लगे हैं, वो बीटा हाइड्रोजन है, और जो इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन लगे हैं वो भी बीटा हाइड्रोजन है। अब यहाँ से क्या
राइट हैंड साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन या H पॉजिटिव निकलेगा, या लेफ्ट हैंड साइड में जो अल्फा कार्बन के लेफ्ट साइड में जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन निकलेगा। अगर यहाँ से निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और अगर यहाँ से निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर प्रोडक्ट बनेगा तो कौन सा ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, कौन सा कम अमाउंट में बनेगा। इन क्वेश्चंस के आंसर हमें इसी रिएक्शन से मिलेंगे। हम रिएक्शन शो कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए हमारे पास जब हमने इसको अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया तो हमारे पास एक तो बन गया ब्यूट 2इन और दूसरा बन गया ब्यूट 1इन। ब्यूट 2इन कब बना, जब लेफ्ट हैंड साइड वाले या लेफ्ट साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा से हैलाइड आयन गया है। और ब्यूट 1इन कब बना, जब इस कार्बन से हैलोजन और यहां से H पॉजिटिव, तब हमारे पास ब्यूट 1इन बन रहा है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ये भी हमने देखेंगे इसमें। ये जो पैटर्न है ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया रसिया के एक केमिस्ट थे अलेक्जेंडर जाइटसेफ, और इसको सैटजेफ के नाम से भी कहा जाता है, जाना जाता है। उसने 1875 में एक रूल फ्रेम किया इस रिएक्शन को देखते हुए। क्या रूल फ्रेम किया उसने कहा कि जब किसी रिएक्शन में डीहाइड्रोहेलोजनेशन होती है, मीन्स हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर जाते हैं, तो जो प्रेफर्ड प्रोडक्ट है वो एल्कीन बनती है जिसमें जो डबली बाउंडेड कार्बन है उनकी मैक्सिमम एल्काइलेशन होनी चाहिए। मीन्स डबल एल्कीन में जो डबली बाउंडेड कार्बन है उन कार्बन के साथ ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। वो एल्कीन जो है वो उस एल्कीन को प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो एल्कीन ज्यादा बनेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक 2-ब्रोमोपेंटेन है। अब 2-ब्रोमोपेंटेन में 2 बीटा हाइड्रोजन है, 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन है। ये देखिए हमारे पास ए भी बीटा कार्बन है, ए भी बीटा कार्बन है। ये राइट साइड वाला हो गया, ये लेफ्ट साइड वाला हो गया। तो यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है Br के साथ। राइट साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन गया, पेंट 1इन बन गया, और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन गया और हमारे पास पेंट 2इन बन रहा है। अब पेंट 2इन हमारे पास 81% है और पेंट 1इन हमारे पास 19% है। अब जो डबली बाउंडेड कार्बन है उनको देखते हैं कि उनके साथ एल्काइल ग्रुप किस में सबसे ज्यादा जुड़े हैं। यहाँ पे देखिए इस और इस कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड है, दीज आर द डबली बाउंडेड कार्बन। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एक इथाइल ग्रुप जुड़ा है, और वैसे ही इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। मीन्स दोनों कार्बन के साथ एक एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यहाँ अगर हम बात करें तो ये डबली बाउंडेड कार्बन है, इसके साथ तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इसके साथ एक प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है। मीन्स इन दोनों कार्बन में से एक के साथ ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। तो प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, या किस प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा जिसमें डबली बाउंडेड कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे हो। तो यहाँ पे 2 लगे हैं और यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप लगा है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, पेंट 2इन। So this is the Saint-Jacques rule. Thus 2-bromopentane give pent 2ene as the major product. अब बात करते हैं एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि क्या एलिमिनेशन रिएक्शन होगा या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन, इट इज ए रेस दैट इज won by the fastest runner. केमिकल रिएक्शन एक कंपटीशन है और ये रेस की तरह होता है, और जीतता कौन है, जो सबसे तेज भागता है। यहाँ पे भी ऐसा ही है। collection of molecule tend to do by and large what is easiest for them. बहुत से मॉलिक्यूल वो रिएक्शन करवाते हैं जो उनके लिए आसान लगता है। An alkyl halide with beta hydrogen atoms when reacted with a base or a nucleophile has 2 competing rules. जब किसी एल्काइल हैलाइड को जिसके पास बीटा हाइड्रोजन है हम रिएक्ट करवाते हैं बेस या न्यूक्लियोफाइल के साथ,
तो उसके पास दो ऑप्शन होती है, दो रूट होती हैं उसके पास रिएक्शन की। कौन कौन से? या तो सब्स्टिट्यूशन होगी या एलिमिनेशन होगी। अब क्या सब्स्टिट्यूशन होगी या एलिमिनेशन होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? विच रूट विल बी टेकन अप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एल्काइल हैलाइड। किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो एल्काइल हैलाइड आपने लिया है उसका नेचर कैसा है। स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ बेस ओब्लिक न्यूक्लियोफाइल, या जो आपने बेस या न्यूक्लियोफाइल लिया है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या उसका साइज कितना है, क्या वो छोटा है या बड़ा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। एंड रिएक्शन कंडीशन, और रिएक्शन की कंडीशन क्या है। अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बहुत बड़ा है, उसका साइज बड़ा है, तो क्या होगा? इट विल प्रेफर टू एक्ट एज ए बेस, तो ये बेस की तरह काम करने को प्रेफरेंस देगा। एंड एक्सट्रैक्ट ए प्रोटॉन रेदर देन अप्रोच अ टेट्रावेलेंट कार्बन एटम, तो ये क्या करेगा? जो एल्काइल हैलाइड का कार्बन है जिसके टेट्रावेलेंसी मीन्स जिसके साथ 4 ग्रुप लगे हैं, उस कार्बन को नहीं अप्रोच करेगा, बल्कि क्या करेगा? बीटा कार्बन से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव को वहां से खींच लेगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल छोटा है तो क्या करेगा? तो इट विल प्रेफर टू अप्रोच टेट्रावेलेंट कार्बन एटम, तो वो जो टेट्रावेलेंट कार्बन एटम है जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है उसको अप्रोच करेगा, ना कि प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा। सो इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल नॉट एज ए बेस। यहाँ पे आप पिक्चर की सहायता से देख सकते हैं, ये हमारे पास 2-ब्रोमो प्रोपेन का एग्जाम्पल है। इसमें हमारे पास ये बीटा कार्बन है, बीटा हाइड्रोजन 3 है, ये भी बीटा हाइड्रोजन 3 लगे हैं। यहाँ पे अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ Br लगा, मीन्स 2-ब्रोमो प्रोपेन है। और ये हमारे पास देखिए यहाँ पे ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन है। अब टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन क्या है? इट इज ए हैवियर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा है। तो ये क्या करेगा? अब यहाँ पे एज ए बेस काम करेगा, क्योंकि इस कार्बन को ये अप्रोच कर नहीं पाएगा क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। तो ये क्या करेगा कि जो बीटा हाइड्रोजन है वहां H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करके शांत हो जाएगा और यहाँ पे एल्कीन बना देगा। Br अलॉन्ग विथ लोन पेयर चला जाएगा और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मीन्स ये जो रिएक्शन शो करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास ये जो न्यूक्लियोफाइल है इथॉक्साइड आयन है, ये इसका साइज छोटा है। अब साइज छोटा है तो ये बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट ना करके किसको अप्रोच करेगा? कार्बन को अप्रोच करेगा जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से Br नेगेटिव बाहर हो जाएगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? साइज ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। कि न्यूक्लियोफाइल का अगर साइज बड़ा है तो H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल का अगर साइज छोटा है तो हाइड्रोजन को अप्रोच कर रहा है, कार्बन को अप्रोच कर रहा है जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है। सिमिलरली अ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड विल प्रेफर ए SN2 रिएक्शन। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड अगर आपके पास है तो वो SN2 रिएक्शन को प्रेफरेंस देता है। जैसे यहाँ पे आपके पास देखिए ये हेलोमीथेन है, न्यूक्लियोफाइल ट्रांजिशन स्टेट बन रही है SN2, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गई है, X की जगह Y लग गया और यहाँ पे X नेगेटिव बाहर हो गया है। सेकेंडरी हैलाइड, अब सेकेंडरी हैलाइड में या तो SN2 रिएक्शन होगा या एलिमिनेशन होगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि जो न्यूक्लियोफाइल या बेस हम यूज कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं 2-ब्रोमो प्रोपेन, अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ये है इथॉक्साइड आयन, तो इसकी सब्स्टिट्यूशन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन से प्रोडक्ट बन रहा है। और अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, तो इसकी वजह से एलिमिनेशन हो रही है। तो एलिमिनेशन होगी या सब्स्टिट्यूशन होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल या बेस की स्ट्रेंथ के ऊपर कि वो किस तरह का है। और इसी तरह से अगर टर्सरी हैलाइड की हम बात करें तो इसमें या तो SN1 होगा या एलिमिनेशन होगा। और ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो कार्बोकैटाइन SN1 में कार्बोकैटाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, और द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और एलिमिनेशन से एल्कीन बनेगी
उसकी सब्स्टिट्यूशन कैसी है, उसके साथ जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ एल्काइल ग्रुप कैसे लगे। जैसे हमारे पास ये टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड है, इसको हमने न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवाया, Y नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ कार्बोकैटाइन बन गया, X नेगेटिव बाहर जा रहा है और यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल के साथ एल्काइल हैलाइड कैसे रिएक्ट करते हैं और यहीं से जनरेट होते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। एल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ डाइइथाइल ईथर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड व्हिच इज आल्सो नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इट रिएक्ट्स लाइक, देखिए R 2 इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और Mgx जो है Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से ये रिएक्शन शो कर रहा है और इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है। द मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू गिव द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड। बहुत सारे ऐसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करके कैसे कंपाउंड बनाते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बना होता है। ऑर्गेनोमेटालिक मीन्स जिसमें एल्काइल ग्रुप और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है। सच कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, इट वाज डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड। किसने डिस्कवर किया था इसको, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने किया था। और कब किया था, 1900 में। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX विच इज ऑल्सो रेफर्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। These reagents are obtained by the reaction of haloalkane with magnesium metal in dry ether। कैसे मिलता है हमें ये रिएजेंट, जब हम हेलो एल्केन को मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, तब हमारे पास एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। फॉर एग्जांपल इथाइल ब्रोमाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, then there is the formation of ethyl magnesium bromide which is Grignard reagent। nature of bond in Grignard reagent। अभी जो Grignard reagent है इसमें जो बॉन्ड है उनके नेचर कैसे हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ Grignard reagent। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड बना है और मैग्नीशियम ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड है इट इज पोलर बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है ये, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जो मैग्नीशियम और ब्रोमीन के बीच में या ब्रोमाइड आयन के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है, इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन मैग्नीशियम के बीच में पोलर कोवलेंट बॉन्ड और मैग्नीशियम और ब्रोमीन के बीच में आयनिक बॉन्ड है। In the Grignard reagent, the carbon-magnesium bond is covalent but highly polar, with carbon pulling electrons from the electropositive magnesium. The magnesium halogen bond is essentially ionic। अब यहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड पोलर, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मैग्नीशियम की कम है। Now Grignard reagent, these are highly reactive and react with any source of proton to give the hydrocarbon। Grignard reagent जो है ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और जहां से भी इनको प्रोटॉन मिलता है वहां ये रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर के साथ, एल्कोहल के साथ, एमीन के साथ, दे आर सफिशिएंटली एसिडिक टू कन्वर्ट देम टू द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ से ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करके हाइड्रोकार्बन बना देता है। जैसे पानी के साथ एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर, अब करेगा क्या, यहाँ से H पॉजिटिव को गेन करके क्या बना देगा, RH, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड जो है वो अलग से कंपाउंड बन जाता है। सो दिस इज एल्केन।
और इसी तरह से अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन और बाय प्रोडक्ट। और इसी तरह से एमीन के साथ भी रिएक्ट करता है, RMgX, RNH2 एमीन है, ये प्राइमरी एमीन, एल्केन बन रहा है और MgNH(R)X बन रहा है। So it is therefore necessary to avoid even traces of moisture from a Grignard reagent। तो Grignard reagent के साथ हम पानी का छोटा सा एक मॉलिक्यूल भी नहीं रखते हैं, अगर रखेंगे तो ये क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। और on the other hand this could be considered as one of the method for converting halides to hydrocarbons। और हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए हैलाइड से एक अच्छा तरीका है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से हम जो है एल्काइल हैलाइड को हाइड्रोकार्बन में बदल सकते हैं। वुड्स रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ा है, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम इन ड्राई ईथर। वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, एल्काइल हैलाइड जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और इसमें भी एल्केन बनती है, RX 2Na plus RX in presence of dry ether, formation of RR। RR means alkyl alkyl, alkane बनाएगा और NaX बनता सोडियम हैलाइड। एल्काइल हैलाइड जो है सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन बनाता है, कंटेनिंग डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलाइड। और जो एल्केन बनेगा उसमें कितने कार्बन होंगे, डबल, जितने अल्काइल हैलाइड में। जैसे सपोज करो आप यहाँ पे इथाइल क्लोराइड यूज कर रहे हैं तो आपके पास क्या बनेगा, इथाइल का डबल ब्यूटेन, सो यू विल गेट हियर प्रोडक्ट ब्यूटेन। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। नाउ रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स। अब हेलोएरीन के रिएक्शंस, हेलोएरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन हेलोएरीन। लेकिन क्या ये रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नहीं? सो एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव, बहुत ही कम रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज बहुत कम शो करते हैं। क्यों, इसका क्या क्या कारण है, चलो उनको डिस्कस करते हैं। पहला है रेजोनेंस इफेक्ट। अब जो एराइल हैलाइड है, या जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया है क्लोरोबेंजीन का, अब क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेंस किसकी हो रही है, देखिए यहाँ पे क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, उनमें से एक पेयर जो है जहाँ क्लोरीन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देता है, और क्योंकि इसके कंजुगेशन में पाई बॉन्ड है, अब ये पाई बॉन्ड जो है एज ए लोन पेयर डेवलप हो जाता है कार्बन के ऊपर। तो इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज की डीलोकेलाइजेशन हो रही है। और न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है। तो इस तरह से नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट होकर के क्लोरीन के बीच में और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन किसकी जगह होगा, Cl की जगह। अब Cl और कार्बन के बीच में अगर वीक बॉन्ड है तब तो ये टूटेगा, लेकिन यहाँ तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, इसलिए ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर पाता है। इन हेलोएरीन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन एटम आर इन कंजुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। क्योंकि हेलोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में है, इसलिए कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर कर लेता है ड्यू टू रेजोनेंस। और इसके परिणाम स्वरूप हेलोएरीन के बीच में जो डबल बॉन्ड है हेलोजन और बेंजीन के बीच में, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। देयरफॉर दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड जो इसका रीजन है दैट इज डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है। अब देखिए यहाँ पे कि जो बेंजीन रिंग का कार्बन है, आपको पता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है,
लेकिन जो आपके पास एल्काइल हैलाइड में जो कार्बन था उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी थी, sp3। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हैलोजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पे कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हैलोजन का p ऑर्बिटल, उसकी ओवरलैपिंग से हेड टू हेड ओवरलैपिंग से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, क्योंकि इस ऑर्बिटल में एस करैक्टर ज्यादा है, एस करैक्टर ज्यादा होने की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें sp2 और sp3 की, तो sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो यहाँ पे इस बॉन्ड की पोलैरिटी कम है, इस बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा है। इन हेलोएल्केन द कार्बन एटम अटैच्ड टू halogen is sp3 hybrid, while in case of haloarenes the carbon atom attached to halogen is sp2 hybrid. The sp2 hybrid carbon with greater s character is more electronegative and can hold the electron pair of CX bond more tightly than sp3 hybrid carbon in the haloalkane with lesser s character. Thus Cl bond length in haloalkane, अब अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें कार्बन और हेलोजन यहाँ हेलोएल्केन में, तो ये बॉन्ड लेंथ हमारे पास 177 pm है पिकोमीटर, और हेलोएरीन में यही बॉन्ड लेंथ जो है 169 पिकोमीटर है। तो इन दोनों में से छोटा बॉन्ड कौन हुआ, ये बड़ा बॉन्ड हो गया, ये छोटा बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ के हिसाब से। अब जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है उसको तोड़ना मुश्किल होता है, जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। Since it is difficult to break a shorter bond than longer bond, therefore haloarenes are less reactive than haloalkane towards the nucleophilic substitution reaction. तीसरा जो रीजन है that is instability of phenyl cation. सपोज करो आपके पास SN1 रिएक्शन हो भी जाता है, तो इसमें होगा क्या, सेल्फ आयोनाइजेशन होगी। इसकी सेल्फ आयोनाइजेशन से यहाँ पे आपके पास कैटाइन बनेगा, और in case of haloarene the phenyl cation formed as a result of self ionization will not be stabilized by the resonance. इसमें रेजोनेंस नहीं होगी, स्टेबलाइजेशन नहीं होगी इसकी, इसलिए SN1 मैकेनिज्म तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम SN2 की बात करें तो SN2 के लिए न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, तो इस कार्बन के साथ तो पूरे का पूरा बेंजीन रिंग लगा है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत है, इट मीन्स SN2 रिएक्शन भी नहीं हो सकता है। तो इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन इज द अनदर फैक्टर विच रिप्रेजेंट्स द लेस रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हमारे पास चौथा जो रीजन है दैट इज बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्सन, इट इज लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच द इलेक्ट्रॉन रिच एरीन, क्योंकि जो न्यूक्लियर हेलो एरीन में जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर डिलोकेलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन की, मीन्स नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल को वहां पहुंचना है, तो नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होती है, इसलिए भी इसकी जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कम होती है। आगे हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल आयन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस of haloarenes and reactions of haloarene with metals। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।